हाँ जी। तो इसके अंदर हमने उन्होंने बोला था गाँव में जो आप लोन देते हो, तो जो लोन होता है ना गाँव में वो इनफॉर्मल सोर्स के लिए ज़्यादा लिया जाता है, तो उसको फॉर्मल में कन्वर्ट किया जाए। लोन 3 तरह से लिया जाता है, प्रोडक्टिव जो फार्मर लोन लेते थे वो प्रोडक्टिव कंजम्पशन के लिए लेते थे, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए लिया जाता था और अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लिया जाता था। 3 पर्पज़ से वो लोन लेते थे। प्रोडक्टिव पर्पज़, कंजम्पशन पर्पज़ और अनप्रोडक्टिव पर्पज़। प्रोडक्टिव पर्पज़ का मतलब लैंड खरीदनी है, रिकंस्ट्रक्शन करवानी है, इस पर्पज़ के लिए लोन लेते थे। कंजम्पशन के लिए अपना रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए लोन लेते थे। बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। बीट लिख लो या कुछ एग्जाम्पल में। अनप्रोडक्टिव मतलब मैरिज है किसी की, मैरिज में लोन ले लिया, डेथ हो गई, डेथ के अंदर किसी का लोन ले लिया, इन जगह पे जब लोन लिया जाता था दैट इज अनप्रोडक्टिव लोन। बैंक कभी भी अनप्रोडक्टिव लोन नहीं देता, बैंक हमेशा प्रोडक्टिव लोन देता है या कंजप्शन लोन देता है। फिर लोन 3 तरह में हमने डिवाइड करा था, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म। अकाउंट्स वाला नहीं चलेगा इसके अंदर ईयर। शॉर्ट टर्म इसके अंदर वो हो गया जो 6 से 12 महीने तक का होता है, जैसे कि सीड्स खरीदने के लिए ले लिया, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। पेस्ट खरीदने के लिए ले लिया, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए ले लिया। 1 से 5 साल का होता है मीडियम, जो कि मशीन ले लिया, ट्रैक्टर ले लिए, फेंसिंग करवा ली, इनके लिए हमने लोन ले लिया, फेंसिंग। लॉन्ग टर्म होता है 5 से 20 साल के लिए, परचेज ऑफ लैंड या परमानेंट इंप्रूवमेंट या परमानेंट इंप्रूवमेंट। जब आप इन पर्पस के लिए लोन लेते हो तो शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म हो गया। 6 से 12 महीने शॉर्ट टर्म, 1 से 5 साल मीडियम और लॉन्ग टर्म हो गया 5 से 20 साल तक का लोन जो हो गया। तो इस तरह से हम लोन लिया करते थे फार्मर। अब सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, दो सोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और नॉन इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल। परमानेंट इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्स, दो तरह के हमारे सोर्स होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन से हो गए? मनी लेंडर, बाढ़ आएगा वो इंस्टीट्यूशनल में। रिलेटिव, लैंडलॉर्ड, जब इनसे लोन लेते हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर अप्रॉक्स 71.6% तक लोग लोन लेते हैं इंस्टीट्यूशनल इन 1951। इसके अंदर रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है और पेपर वर्क नहीं होता। आज के ज़माने में तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम हो गया होगा नॉन इंस्टीट्यूशनल से लेना, पर इंस्टीट्यूशनल से बढ़ता रह रहा है। उस ज़माने में इंस्टीट्यूशनल से सिर्फ 29% के आसपास था। इंस्टीट्यूशनल के अंदर आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, एक एक के बाद यहीं पे थोड़ा सा लिख लेंगे इसके बारे में भी, एक एक लाइन छोड़ देना इनके बीच में। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, गवर्नमेंट हो गई, नाबार्ड आ गया सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 19 नहीं, 1954 में कुछ और हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ 1954। 1950 में आया था प्लानिंग कमीशन। होता रहता है इकोनॉमिक्स में, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। इसमें देखता हूँ ना, इसमें एक नया फीचर आया, इसमें रोज डेज के बारे में बताता है। तो परसों इंटरनेशनल डे था, हाँ इंटरनेशनल योगा डे, कल एनवायरमेंटल डे था, आज पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कौन सा डे है। डेली आता रहता है इसके अंदर। हमारे इकोनॉमिक्स में हमें फिर भी कम याद रखने हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रेडिट क्या होता है? जब लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, आपने सुना था ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। एक छोटी सी सोसाइटी बना ली, आपस में
पैसों को पूल बनाया और आपस में एक दूसरे को लैंड कर दिया, दैट इज कोऑपरेटिव। लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गए जो डेवलपमेंट ऑफ लैंड के लिए लोन दिया जाता है, इसमें कुछ खास नहीं है। कमर्शियल बैंक में 1969 के अंदर नेशनलाइज हुए थे, ये याद रखना है। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक कब हुआ था? 1969 में। 1969 के अंदर बैंकिंग को अलाउ कर दिया था कि आओ इंडिया में बैंकिंग करो। 1969 के अंदर कमर्शलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था। बाकी 1991 के बाद तो बूस्ट बूस्ट मिल गया था इसको, पर नेशनलाइज करा था 1969 के अंदर। रीजनल बैंक खुले थे। गवर्नमेंट लोन कैसे देती है? बहुत सस्ते दामों पे देती है। जब अर्थक्वेक आ जाता है, हेल्प करने के लिए, पेंडेमिक आ जाती है, तो गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है। और बाकी गवर्नमेंट की हमने एलिवेशन स्कीम भी पढ़ी थी, जिसके अंदर था ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनके जो एलिवेशन प्रोग्राम थे, वहां पे उनको लोन देती है। नाबार्ड, नाबार्ड आया था 12 जुलाई 1982, 82 को आया था, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट से आया। इसका मेन पर्पस था गांव के अंदर जाके गांव का विकास करना। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखना, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तो करेगा ही करेगा, साथ में रूरल डेवलपमेंट भी करेगा। कभी कभी ये पूछ लेते हैं नाबार्ड जो आया था वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के लिए आया था सिर्फ, तो आंसर इज फॉल्स। वो रूरल डेवलपमेंट के लिए आया था। गांव का पूरा विकास करना है, ये नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर का विकास करना है। तो ये बात याद रखें। उसके बाद लास्ट है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? वही दोबारा पूल ऑफ पीपल बनाया, आपस में पैसा कलेक्ट करा और अपना लोन दे दिया एक दूसरे को। ये क्लियर है ना? सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जैसे 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, आपस में सबने 100 रुपए मिलाए, जिसको 300 रुपए की जरूरत थी उसको दे दिया इंटरेस्ट के ऊपर, आपस में सबने इंटरेस्ट बांट लिया। किट्टी पार्टी जैसी होती है, उस तरह से होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होता है उसमें? मैंने बोनस वाला तो अलग था, इसमें सुन्नियों के पैसे अटक जाते हैं और उनको चाहिए होती है, जरूरत होती है। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग की एक बार डेफिनेशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं ना मैं क्वेश्चन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग is a process that involve assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agriculture commodity across country। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बच्चा कभी कभी ये सोच लेता है सर मार्केटिंग का मतलब होगा बेचना। बेचना नहीं है। इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व असेंबलिंग, सारे प्रोडक्ट को असेंबल करो, प्रॉपर स्टोर हाउस में रखो, प्रोसेस करो, ट्रांसपोर्टेशन करो, उसकी पैकेजिंग करो, उसको ग्रेड करो, हायर ग्रेड को अलग करो, लोअर ग्रेड को अलग करो, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर, फार्मर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस्ड होती है? मैन्युपुलेशन बाय बिग ट्रेडर। बड़े बड़े जो किसान होते हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं? सस्ते में माल खरीदते हैं, इनको मैन्युपुलेट करते हैं। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इनको इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि कहाँ पे सामान बेचा जाए, तो ये जो डीलर्स होते हैं जो उनसे आगे खरीदते हैं उन्हीं को बेचना पड़ता है सस्ते में। एंड लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। इंडिया में आपको मैंने दिखाई थी एक वीडियो जिसके अंदर बताया था कि अप्रोक्स 10 to 20% जो होता है वो वेस्ट हो जाता है ड्यू टू स्टोरेज फैसिलिटी। प्रॉपर वेयर हाउसेज नहीं है। कैसे इंप्रूव करा जा सकता है?
हाउ टू इम्प्रूव दिस एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कैसे करा जा सकता है इम्प्रूव? बोलो, ये जो इतनी दिक्कत आती है ट्रेडर से, ये स्टोरेज, असेंबलिंग, प्रोड्यूसिंग, कैसे कर सकता है? एमएसपी तो चलो दे दो, आना चाहिए वैसे, इसको कभी और डिबेट करेंगे। रेगुलेटेड मार्केट होनी चाहिए सबसे पहले, प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आके सामान बेचे, एक प्रॉपर पूल होना चाहिए, जैसे कि आजादपुर हो गया, प्रॉपर एकदम मार्केट बनी हुई है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देनी चाहिए, बिल्कुल आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत होना चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटीज, लैक ऑफ मार्केट इन्फो, शॉर्ट में लिखना इन्फॉर्मेशन की जगह इन्फो लिख देना, ठीक है। इंफॉर्मेशन थ्रू आईटी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। आईटी के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि कौन सी स्टेट में अगर ऐसी ऐप बन जाए, कौन सी स्टेट में किसकी स्टोरेज शॉर्टेज हो रखी है, तो एग्रीकल्चर जो फार्मर है वो वहीं पे बेचे सीधा, ठीक है। हाँ, एक आए थे शार्क टैंक पे, उन्होंने यही कहा था कि हम प्रोड्यूसर और जो होलसेलर है उसको मिलाने का काम करेंगे अपनी ऐप से, उस वाली इंडस्ट्रीज का, कपड़ों वाली इंडस्ट्रीज का। आजकल तो जितनी भी होती है वो क्या करते हैं, होलसेलर से आप कंज्यूमर को मिलाते हैं, या रिटेलर से कंज्यूमर को मिला रहे हैं। यही है ना, आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप सीधा, आपके पास ऑर्डर रिटेलर पे जाता है, वो आपको सामान भिजवा देता है। वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चर को हम होलसेलर से मिलाने की ऐप बनाएंगे, वो मैन्युफैक्चर से सीधा मिलाएगा होलसेलर और रिटेलर को। मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसको रिक्वायरमेंट है होलसेल में, वो उससे आके परचेज कर सकते हैं, उनकी ऐप ये थी। एमएसपी एक बच्चे ने बोला था, एमएसपी लिख लो, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक मेंटेन करें। बफर स्टॉक मेंटेन जो करती है अपनी इंडिया में, इंपॉर्टेंट है वो, एफसीआई करती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम होता है बफर स्टॉक को मेंटेन करना, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और एक होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट को ये भी ज्यादा खोलने चाहिए ताकि किसानों से वीट, राइस ये सब ले, और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है राशन के थ्रू लोगों को पहुंचाए, ताकि पॉवर्टी एलिवेट भी होए और फार्मर को उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी मिल जाए। कुछ गवर्नमेंट ने बाजार खोले हैं, नाम नोट कर लेना, कौन से स्टेट में खोले हैं वो याद कर लेना। अपनी मंडी आई थी पंजाब, हाँ, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। नहीं, फिर है हदसपुर मंडी, पुणे। यही बढ़िया तुम्हारा, हदसपुर मंडी में। किसने पुणे भर दिया था? राय, रायथू बाजार, वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट इन एपी। और लास्ट इज उजावर संडीज, बिल्कुल तमिलनाडु, तेलंगाना, इन स्टेट्स के अंदर ये सारी। तो ऑप्शन आपको ऐसे दे सकता है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी इनमें से मंडीज हैं, अपनी मंडी दे देगा, हजरतपुर मंडी दे देगा, और एक ये दे देगा उजावर सेंडीज, और एक दे देगा अपना बाजार, या कुछ भी नाम दे देगा, ठीक है। या तीन में मंडी लिख देगा, एक में संडीज लिख देगा। तो आपको नोटिफाई करना है, देखना है कि कौन सा है। फिर अगला था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वेजिटेबल 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 वेजिटेबल, इतना साफ तो लिखता हूं मैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं हम। एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो क्रॉप को, क्रॉप की रोटेशन करो, एक ही जगह दो तीन क्रॉप लगाओ, या एग्रीकल्चर से हटके कुछ और लगाना स्टार्ट। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, आप अपनी क्रॉप में डाइवर्सिफाई कर दो। मतलब आप वीट उगाते थे, वीट की जगह राइस भी उगाओ साथ साथ, ठीक है, यानी सिंगल टू मल्टीपल।
तेलंगाना में बोलते होंगे बाजार को सैंडीज बोलते होंगे, सैंडीज। सिंगल टू मल्टीपल क्रॉप, फूड से कैश क्रॉप, फूड टू कैश क्रॉप। आ जाओ पहले यहाँ तक आ जाओ तुम सारे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। तो एक तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। सेकंड टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर से हटो कुछ और भी करो। आजकल इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब होता है फार्म के साथ साथ और भी साथ साथ चीजें करो। जैसे कैटल का काम करो। एक मैंने देखा था इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, वो राइस के में सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है चावल उगाने में, तो फिशिंग कर रहे थे साथ। दिखाता हूँ अगर कोई वीडियो दिखे तो। होता है, बिल्कुल बिल्कुल उगाते हैं। उससे दो फायदे होते हैं। जो फिश होती है वो सारे के सारे पेस्ट को खा लेती है, जितना भी पेस्ट होगा उसको फिश खा लेगी। दूसरा, इसका फायदा क्या होगा, जो फिश का वेस्ट होगा वो मेन्योर का काम करेगा फॉर द प्लांट्स। तो डबल है, अपने अपने आप में काम हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, शायद अगर मिल जाए। राइस एंड फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये देखो ऐसे कुछ इन्होंने करा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंडिया में भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है और बहुत जगह इंट्रोड्यूस हो रहा है। साथ साथ राइस में बहुत पानी चाहिए होता है, कि नहीं आ रहा क्या? Supplying to all the paddy fields. We have all the this watershed areas. बेसिकली इस वीडियो में यही है कि वीट और भी बहुत सारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिखाएगा ही, अलग अलग तरह से लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इस चक्कर में शायद धीरे चल रहा है। Developmental activities threatening the environment of this area because roads are being built everywhere and खुले नहीं रहा, छोड़ो। और भी बहुत सारे होते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। आगे देखो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बाद आगे चलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। लाइफ स्टॉक मेंटेन करना है, एनिमल हस्बेंड्री लाइक ब्रीडिंग, रेयरिंग, केयरिंग फॉर एनिमल, ये सब काम कर सकते हैं। आजकल तो बहुत है, डॉग फार्म्स इतने खुल रहे हैं आजकल, कैट फार्म्स इतने खुल रहे हैं, क्योंकि सबको ब्रीड वाले डॉग्स चाहिए, तो उनकी पूरी प्रोडक्शन होती है आजकल। प्रॉपर फार्म्स बन रहे हैं इनके, और खूब पैसा कमा रहे हैं लोग, क्योंकि एक एक डॉग कितने का मिलता होगा? महंगा मिलता है, हजारों का मिलता है। 20-20 हजार, 30-30 हजार का जितना बढ़िया डॉग उतनी ज्यादा उसकी कीमत होती है। साइबेरियन हस्की 60,000, और जो कि दिल्ली में चलता भी नहीं। दिल्ली में चलता भी नहीं, लोग दिल्ली में फिर भी खरीदते हैं साइबेरियन हस्की को। उसके बाल इतने बड़े, पहाड़ी कुत्ता है ना वो। दिल्ली में लेके आ जाते हैं, एसी में रखते हैं पूरे पूरे दिन अमीर लोग उसे। है ही नहीं इंडिया दिल्ली के हिसाब के टेम्परेचर का, हिमाचल में होना चाहिए वो। मैंने देखा है बहुत लोग बड़ी बदतमीजी करते हैं उसको। हस्की के लिए तो लेते हैं शौक में, पूरे उसके बाल काट के रखते हैं। चलो, तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या हो सकता है हमारे आपके कैटल में? आगे क्या क्या हो सकती हैं? हैन हो गई सबसे पहले, तो गोट्स हो गई, बफेलो हो गई, बिल्कुल बफेलो हो गई, ओक्स हो गए, डक्स हो गए, गूज, बफेलो। तो ये सारे के सारे हमारे एनिमल हस्बेंड्री में आ सकते हैं। अगला बिजनेस है डेयरिंग का। बत्तख जैसी होती है बत्तख, एक डक होती है, एक गूज होती है, दोनों में डिफरेंस होता होगा। सोच, मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। डक वर्सेस गूज। विदेशी लोग गूज बोलते हैं, हम डक बोल देते होंगे। देख लो भाई, डक व्हाइट कलर की होती है, गूज थोड़ी रंग बिरंगी होती है। एक गूज
ठीक है, क्लियर। डेयरिंग, डेयरिंग बिजनेस क्या होता है? जब आप बफेलो को, बफेलो डेयरिंग बिजनेस में आएगा, एनिमल हस्बेंड्री में नहीं आएगा। अगर आप बफेलो को किसी और पर्पज से रख रहे हो, मीट पर्पज से रख रहे हो, तो उसके अंदर चलेगा। बिल्कुल, डेयरिंग की वजह से व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था हमारे अंदर। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो करा था वो किसने करा था? अमूल का था, फार्मेसी कुर्रीन। इन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए थे इंडिया के अंदर। इसकी वजह से जो मिल्क था उसके प्रोडक्शन में बूस्ट आ गया था गुजरात। ये 3 नाम लिख लो, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इनका नाम कुरेन और गुजरात, ये 3 लिख लो। इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है, ये भी लिख लो, ऑपरेशन फ्लड। फिशरी, बिल्कुल बिल्कुल, ये था अमूल ने, ये तो करा था व्हाइट रेवोल्यूशन में। अमूल ने क्या करा था? अमूल ने बोला था जितने भी उसके आसपास के लोकल वेंडर्स हैं जो भी दूध प्रोडक्शन करते हैं, वो मेरे पास आओ, मेरी कंपनी में बेचो, मैं तुम्हें पैसा दिया करूँ। डायरेक्टली ग्राहक को मत बेचो, मेरे पास बेचो। तो जब उसके पास आ जाता था, वो पैकिंग करके आप सबको बेचता है। तो इससे क्या होता है? पूल बना लिया, एक बड़े कंज्यूमर बन गए। और कंपनी नहीं है ये, आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई कंपनी नहीं है, इसकी लिस्टिंग भी नहीं है। आपस में मदद करने के लिए इसने कहा था कि वेस्ट ना जाए। फिशरी में क्या आया था? ब्लू रिवोल्यूशन। फिशरी के अंदर ब्लू रिवोल्यूशन आया था। अब कितने परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है मैं इतना याद नहीं कर पाऊंगा, जरूरत भी नहीं है। प्रॉब्लम इन फिशिंग, लो पर कैपिटा इनकम, हाई इलिटरेसी रेट। जो फिशरमैन होते हैं वो बिल्कुल इलिटरेट होते हैं और इन डेट होते हैं। एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी फ्रॉम फिशिंग। फिशिंग से ना मोबाइल करना, जो फिशरमैन होते हैं वो अपना काम छोड़कर दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन पे इतना नॉलेज नहीं होती, स्कोप नहीं होता कि वो दूसरा काम कर सके। तो मोबिलिटी ऑफ फिशिंग बहुत नहीं हो पाती। जो फिशिंग होती है, फिशिंग बेसिकली सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स के अंदर होती है? वेस्ट बंगाल। सुना है ना, बंगाली लोग फिश ज्यादा खाते हैं। वेस्ट बंगाल, क्योंकि ओशन से रिलेट करता है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा फिशेज होते हैं। आंध्र प्रदेश, केरला, ये सब ओशन से बराबर वाले स्टेट्स आ गए आपकी। गोवा, गुजरात, सब जगह यहाँ फिश ही फिश चलती है। महाराष्ट्र, अपने यहाँ कम ट्रेंड है वेस्ट बंगाल में। तो ये कुछ स्टेट्स हैं, आपको याद कर, वैसे ही याद हो जाएंगी। ये नीचे वाली स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा फिश प्रोड्यूस होती है, खाई जाती हैं। कंज्यूम तो नहीं बोलेंगे, प्रोड्यूसर है सबसे बड़े। अगला पॉइंट है हॉटिंग। वेस्ट बंगाल सर, बिल्कुल वेस्ट बंगाल। एक दिल्ली में भी तो बंगाली मार्केट खुली हुई है, चितरंजन पार्क के पास। गए हो कभी? नहीं, खाते नहीं हो। वहां पे क्या है, जैसे इधर गए हो तुम, यहाँ पर ये तिब्बतों की मार्केट, कभी नहीं गए? जब कॉलेज जाओगे ना तो ये 2 जगह जरूर घूम के आना। एक यहीं पे हमारे यहाँ पे तिब्बत मार्केट इस तरफ है, बस अड्डे से पहले तो मोमोज मिलते हैं वहां पे। तुम जाओगे ना तुम्हें लगेगा नहीं यू आर इन दिल्ली, क्योंकि वहां पे जो है जो तिब्बत साइड के लोग हैं ना, नहीं वो तो मार्केट हो गई। उससे पहले एक मोने, क्या बोलते हैं उसको, मजनू का टीला, बेसिकली मजनू का टीला बोलते हैं, मार्केट है वो रही। उसके अंदर जितने भी सिक्किम साइड या अपनी साइड साउथ साइड के ना, इन्होंने आके बसेरा कर रखा है। तो इन्हीं का एटमॉस्फेयर मिलेगा तुम्हें। तो लगेगा नहीं तुम दिल्ली में घूम रहे हो, तुम्हें लगेगा छोटा सा एरिया है, पर लगेगा नहीं तुम दिल्ली में घूम रहे हो। वो मार्केट है, वो बकवास है, तिब्बतों की मार्केट है वो भी, उन्हें मतलब की कपड़े वपड़े मिलते हैं, पर वो नहीं। एक ऐसे जाओगे चितरंजन पार्क, तो ये वेस्ट बंगालियों ने आके कमेटी बना रखी है पूरी, वो एरिया घेरा हुआ है। तो लगेगा तुम्हें तुम बाहर आ गए हो, क्योंकि तुम्हें नए नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। खाने से अलावा भी नया नया कल्चर देखने को मिलेगा। तो ऐसी दिल्ली में छोटे छोटे स्लॉट बना रखे हैं लोगों ने, बहुत सारे मैंने। अब उत्तराखंड वाले भी आके बसे हुए हैं कहीं पोर्शन में, और उनको उनका कल्चर हमारे जैसे ही है। थोड़ा वेस्ट बंगाल का और ये मिजोरम का अलग है, तो जाना कभी 12th कर लो ना घूमने।
हाँ, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? इसके अंदर हम फ्लावर की प्रोडक्शन करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। फ्रूट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था आपके वेजिटेबल्स के लिए, वीट के लिए बेसिकली। इसके अंदर हम फूड, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप जो जमीन के नीचे उगती हैं, रेडिश हो गई जैसे कि कॉलीफ्लावर तो ऊपर उगता है, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स को, इनकी भी काफी डिमांड है ना। मेडिसिनल प्लांट्स की काफी डिमांड है, एरोमेटिक की बहुत डिमांड है। आप परफ्यूम्स जो लगाते हो, स्पाइसेस, इन सब की डिमांड है। दिस इज पार्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर। इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर जो रिवोल्यूशन आया था उसको हम बोलते थे गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन आएगा तो वो हॉर्टिकल्चर के लिए अंदर आएगा, फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स के अंदर। लिख लो यहाँ पे छोटा सा, फ्रूट, वेजीज और फ्लावर्स इसके अंदर आया था। 1991 से लेकर 2003 का जो पीरियड था उसको बोला गया था गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड। इसके अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा ही आया। देन उसके बाद चैप्टर खत्म। एक दो पॉइंट और नोट कर लो। एक ये था सांसद आदर्श ग्राम योजना, इंपॉर्टेंट है ये। नहीं करेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, हो जाएगा अपने आप, देखते रहेंगे। 2014 अक्टूबर में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये बोला गया था कि तुम आइडेंटिफाई करो, नीड्स टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप वन विलेज एंड डेवलप विलेज फ्रॉम देयर रीजन। अपने रीजन से एक विलेज को डेवलप करो, एक विलेज को डेवलप करो अपने रीजन से। 2016 तक उन्होंने बोला था एक विलेज को चूज करो और फिर उसका बताओ, और 2019 तक उन्होंने 2 विलेज कर दिए। ठीक है, 2014 में लेके आए थे कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अपने एरिया का कोई भी एक विलेज पकड़ेंगे और उसको डेवलप करना है। उनको पहले तो आइडेंटिफाई करो कि किसको डेवलपमेंट की जरूरत है, एंड देन, और 2019 तक उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके अंदर कुछ बताने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम पेस्टिसाइड्स और वो सब यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। एक स्टेट है जिसने फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो गई है, सिक्किम। देखो, इंडियन स्टेट विच इज फुल्ली ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिक्किम ही आएगा। अरे पंजाब तो पेस्टिसाइड से भरी पड़ी है। सिक्किम इज द ओनली स्टेट टू हैव बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक सो फार। सिक्किम एक ऐसी स्टेट है जो ट्राई किया था पर वो अनसक्सेसफुल हो गई। आज देखो उसका कितना बुरा हाल है। कौन सी वीडियोस देखी थी? श्रीलंका का भी यही था, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोशिश करी थी, प्रोडक्शन उनकी लो हो गई थी इस वजह से, इसलिए हमारे को कन्वर्ट होने में बहुत मुश्किल लगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिक्किम इसका नाम लिख लेना, फुल्ली ऑर्गेनिक है। डब्ल्यूटीओ पंगा मार रही है, कॉफी का पंगा कर रही है और बहुत सारा पंगा कर रही है डब्ल्यूटीओ। पंगा ये कर रही है, वो कह रही है कि जो भी तुम सब्सिडीज देते हो ना, ये मत दो। डब्ल्यूटीओ प्रेशर मार रही है हमारी इंडिया के ऊपर कि जो तुम सब्सिडीज दे रहे हो इससे क्या होता है, तुम्हारा प्रोडक्ट सस्ता मिलता है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता बिक रहा है तुम्हारा माल, तो दूसरी कंट्रीज को दिक्कत हो रही है, डेवलप्ड कंट्री को तुमने नहीं बेचना। एक ये। दूसरा, यार कंपटीशन, डिमांड बढ़ेगी ना, तुम दो तरीके से कमा सकते हो। देखो, तुमने 100 यूनिट 100 रुपए प्रॉफिट पे बेची, या तुमने 1 लाख यूनिट 8 रुपए प्रॉफिट पे बेची, तो बताओ किसमें ज्यादा कमा रहे हो? ज्यादा बेचोगे तो, कम पे भी बेचोगे तो चलेगा ना। समझ आया? तो डिमांड बढ़ेगी, हम तो वैसे ही सरप्लस में रहते हैं, बेचो ना, क्यों बर्बाद करने से तो बढ़िया बेचो तो सस्ता बिके। तो सब्सिडीज देके गवर्नमेंट सस्ता माल बिकवा रही है।
दूसरा, हमारी क्रॉप में पेस्टिसाइड्स बहुत पाए गए, पेस्टिसाइड्स बहुत पाए गए, बहुत कंट्रीज ने हमारे पे बैन लगा दिया कि हमसे खरीदेंगे नहीं, बहुत पेस्ट यूज करें, बहुत बैन लगाए गए। तो इस चक्कर में हमारा बहुत पंगा चल रहा है इस वक्त एक्सपोर्ट। होगे तो मेरे पे एक वीडियो पड़ी है, वो दिखा सकता हूँ, WTO से जो स्टार्ट डायरेक्टली लिंक करेगी तुम्हारे साइबर से, होगे तो दिखा दो, मैं तो देखता रहा हूँ। चैनल्स बहुत सारे चैनल हैं, आते ना, देखोगे, देखना स्टार्ट करोगे ना तो अपने आप इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। ये सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मेन्योर, ये सब बकवास है। एक तनवा आया था, बस तनवा ही कॉल लेगी। तनवा कहाँ आया था? तमिलनाडु। टी से तनवा, टी से तमिलनाडु, 1980 में आया था। ये उसकी तरह ही था। इसके अंदर क्या करा था गवर्नमेंट ने? ट्रेन करा था वुमेन को इन लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक, लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक। आजकल देखे ना, एग्रीकल्चर टेक्निक बिल्कुल चेंज होती जा रही है। हम वर्टिकल फार्मिंग से हॉरिजॉन्टल फार्मिंग पे आते जा रहे, सॉरी, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फार्मिंग पे आते जा रहे हैं। जमीन का ज्यादा टुकड़ा नहीं लगाते हम, उसमें आ गए वर्टिकल फार्मिंग में। वर्टिकल फार्मिंग से बहुत फायदा है। एक तो वाटर कम लगता है। वर्टिकल फार्मिंग समझ रहे हो? जैसे देखो, हॉरिजॉन्टल हो गया, जैसे ये लैंड है, आपने यहाँ पे क्रॉप्स उगाई, ये प्लांट उगाए, जो भी है। वर्टिकल फार्मिंग में आपने एक ये स्लॉट बनाया, यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी डाली, यहाँ प्लांट उगा दिया, फिर इसके नीचे मिट्टी डाली, यहाँ प्लांट उगा दिया, फिर इसके नीचे मिट्टी डाली, यहाँ प्लांट उगा दिया। अब अगर आप इसको पानी दोगे तो यहाँ पे जो छेद होगा उससे अपने आप इस पे पानी आएगा और फिर इस पे आएगा। जगह कम लगी और वर्टिकली यूज करिए। अगर आप पे छोटी सी भी लैंड है तो आप उस पर फार्मिंग कर सकते हो। मशरूम की फार्मिंग सारी वर्टिकल होती है। बहुत सारी क्रॉप है जो वर्टिकल फार्मिंग होती है। तो तुम्हें 2-3 क्रॉप्स वर्टिकल फार्मिंग की, 5, ये देखो 5 का एक है, -1 है फॉर गर्ल्स पे। ऐसा होता है वर्टिकल फार्मिंग। कितनी सी जगह में कितनी सारी क्रॉप्स उगा दी। ऊपर पानी देते हैं, नीचे अपने आप आता है। दिस इज वर्टिकल फार्मिंग। इंडिया में आपने देखा होगा बहुत जगह, अगर आप घूमने जाओगे तो मेट्रो के पिलर के ऊपर लगा रखे हैं, गवर्नमेंट ने शुरू करा है फार्मिंग। उन्होंने प्लांट जो लगाए हैं मेट्रो के पिलर पे लगाया, जब भी बारिश होती है वो मेट्रो के उससे निकल के सारा प्लांट्स में आता है, फिर नीचे 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 अपने आप जाता है। मेट्रो के पिलर्स पे लगाया हुआ है, कभी जाके देखना, कभी नोटिस करना। जेड प्लांट्स लगा रखे हैं, देखो, दिल्ली मेट्रो वर्टिकल फार्मिंग, शायद कोई फोटो मिल जाए, उन्होंने लगा रखे हैं। हाँ, ऐसे वाला, कभी देखना ऐसा लगा रखा हो। दिस इज वर्टिकल फार्मिंग। दिल्ली में बहुत लगे हुए हैं, धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है, देखते हैं कब तक करती है। तो दिस इज वर्टिकल फार्मिंग। यहाँ थोड़ी डेवलप होगा, उधर जाओ साउथ साइड में, साउथ साइड जाओ, पंजाबी बाग जाओ, इन साइड डेवलपमेंट होती है। यहाँ कहाँ करेगी गवर्नमेंट डेवलप? इतना ही है चैप्टर में। आओ थोड़े से क्वेश्चन कर, कहोगे तो 50 कर दूंगा। जल्दी जल्दी खींचते हैं, चलो देखते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, अभी तक करते हैं, कम से कम टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट तो करो। रूरल डेवलपमेंट, पेज नंबर 143। हिमानी, आंसर देने हैं तुम्हें सारे के सारे, ठीक है? बोलो सर, ठीक है? यस सर। चलो, तो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का देखो। The real progress of India did not mean simply the growth and expansion of industrial urban center. किसने बोला था ये? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने। बहुत अच्छे। सेकंड देखो, dash is essential focus on action for the development of area that are lagging behind the overall development of village economy, rural development। मैंने मदद करी थी। थर्ड देखो, identify which of the following is not an area of focus under rural development। कौन सा एरिया नहीं है? सर नॉट एन सी पार्ट। एरिया, कौन सा नहीं है? Identify which of the following is not an area of focus. डी पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी को थोड़ी डेवलप करेंगे, पोवर्टी को थोड़ी बढ़ाएंगे, ठीक है? तब कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन, मेरे को भी 1 मिनट लगा इसको सोचने में। डेवलपमेंट ऑफ पोवर्टी इन बैकवर्ड एरिया। फोर्थ देखो, थर्ड का डी है, विच with the objective of rural development, government in India introduced community development program in 1952। इसको नोट कर लेना, लिख लो कहीं, डेवलपमेंट
और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में शुरू करा। कुछ कुछ डेट्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं ये डेट। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इन 1974। ये भी एक डेट्स आ गई, ये भी याद कर लेना। 6 थोड़ा सा बड़ा है, चलो पढ़ लेते हैं। पर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड एन एक्शन which would not take into account, which will not take human capital से related, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग टू टेक अवे सरप्लस लैंड फ्रॉम जमींदार एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये तो लैंड रिफॉर्म के अंदर था, यहाँ था ही। अगला देखो, is required in rural area to ensure that land is taken from the absentees landlord and handed over the actual land reform। पुराने चैप्टर का पता नहीं क्यों दे रहा है इसमें। पोवर्टी एलिवेशन का कहां से आ गया इसमें? कैन नॉट बी अचीव बाय डी पॉइंट देखो, प्रोवाइडिंग लेस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। आगे एक इसमें देखो, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना है। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना में गैस प्रोवाइड करी थी, एलपीजी प्रोवाइड करी गई थी। उज्ज्वला उज्ज्वल उज्ज्वला उज्ज्वला डी सी 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 होगा ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हाँ उज्ज्वला तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा ना उसने। उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला। हाँ बहुत ऐड करी थी उज्ज्वला योजना की, एलपीजी उज्ज्वला योजना सी। हाँ इसका टारगेट है कि गांव में जो आप काऊ डंग यूज करते हो ना, उसको हटा के एलपीजी प्रोवाइड करना है हर जगह, सिलेंडर लेके आना है। अरे यानी कि तुम्हारे को हर महीने मिलेगा सिलेंडर। सब्सिडी छोड़ो, बिल्कुल सब्सिडी छोड़ दो। इसके अंदर ये बोला गया था कि आप अपनी सब्सिडीज छोड़ो। जो अमीर लोग हैं जो पैसा दे सकते हैं, सिलेंडर हमें कितने का मिलता है? 1000 का, और ओरिजिनल में 2500-2600 का पड़ता होगा गवर्नमेंट को, तो हमें 1000 का दे रही है, 1500 रिबेट पे। तो जो अमीर लोग हैं जो पे कर सकते हैं उसको छोड़ दो। केजरीवाल ने भी तो यही कर दिया, सुना है पीछे के, उसमें सब्सिडीज होती है बहुत सारी। गरीबों के लिए निकाली ना सब्सिडीज। अब गरीबों को नहीं मिलेगा 1000 रुपए में, जो बिल्कुल ही हल्का सा पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, अगर उसको 1000 का की जगह 2.5 का मिल जाए, उसको तो जीना हराम हो जाएगा। कैसे करेगा वो 2500 में? बिजली का अब जो फ्री तो कर दिया था, अब उसने केजरीवाल ने बोल दिया कि जिसको बिजली फ्री चाहिए वो मुझे चिट्ठी लिख के भेजेगा तभी उसको फ्री दूंगा। फॉर्म निकालेगा, फॉर्म फिल करेगा तभी बढ़ सकते हैं। इसने ये निकाला इससे क्योंकि लोग ना उसको गालियां बहुत देते थे, फ्री की बिजली दे रहा है, फ्री की बिजली दे रहा है। अब वो ये दिखाएगा कि हर एक देखो अमीर लोग भी फ्री की बिजली लेने के लिए रेडी है। सबको मिल रही है 200 यूनिट तक फ्री। पता नहीं कब खुलेंगे, भरोगे? 200 यूनिट तक बिजली मिल रही है, तो उस वजह से केजरीवाल ने भी ये कर रहा है। अभी निकाल देगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। 12 देखो, नाबार्ड कब आया था? 1982 में आया था नाबार्ड 12th का। फिर देखो, डैश वाज सेटअप एज द अपेक्स बैंक, नाबार्ड बना था। 15th देखो, सीधा सीधा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग टुडे कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मल्टीपल एजेंसी इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट कमर्शियल था, रीजनल था, कोऑपरेटिव था, इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं था। सी 14 का डैश was the harbinger of major changes in credit system as it lead to diversification of the portfolio of rural credit toward production of oriented lending। ग्रीन रेवोल्यूशन, बिल्कुल ग्रीन रेवोल्यूशन। बाकी देखो ना, व्हाइट, ब्लू और ऑपरेशन, ये एग्रीकल्चर से और डाइवर्सिफिकेशन से रिलेट करते ही नहीं। 17 देखो, डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, किसमें लिखवाया था? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डी ऑप्शन। फिर सीधे 20 देखो, डाइवर्सिफिकेशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच लीड टू ओवर क्राउडिंग एग्रीकल्चर, किसे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज में कहा छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, उसको सॉल्व कर सकता है डाइवर्सिफिकेशन। टू रिड्यूस द रिस्क वाइल एक्सक्लूसिवली डिपेंड ऑन फार्मिंग, तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अगर आप पूरे फार्मिंग पे डिपेंड है तो डाइवर्सिफिकेशन करो ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
कुछ और होगा, कुछ भी तो नहीं कह सकते। 23 फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर, मनी लेंडर। नॉन इंस्टीट्यूशनल बोला है लड़की, इंस्टीट्यूशनल इज नबार्ड, नॉन इंस्टीट्यूशनल इज मनी लेंडर। मिल्क प्रोडक्शन, ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन, जो भी गिर मानो। दैट स्टेट इज हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ मिल्क, गुजरात। फिर उसके बाद 27 छोड़ो, 28 छोड़ो, कौन पढ़े, सीधा आ जाओ 32 पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डाइवर्सिफिकेशन टू अदर सेक्टर इज एसेंशियल, बिल्कुल ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल, ये भी ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज आर नॉट बेनिफिशियल, बकवास है। टी पार्ट, cooperative market society have faced the downfall in the recent year because of intervention of government. गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर रही, प्रमोट कर रही है। डी पार्ट 33 का भी डी है, गवर्नमेंट थोड़ी इंटरफेयर कर, वो कर रही है इंटरफेयर। आ जाओ 35 देख लो, एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। 35 के ऊपर देख लो, पढ़ लो। अगर दोनों स्टेटमेंट गलत का सही है तो ए, पहली बोथ स्टेटमेंट गलत है तो बी, एक स्टेटमेंट ठीक है दूसरी स्टेटमेंट गलत है तो सी, पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है तो डी। पढ़ते हैं पहले। एसएचजी प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रमोशन, ट्रू। सच क्रेडिट प्रोविजन आर जनरली रेफर टू माइक्रो क्रेडिट, नॉट मैक्रो क्रेडिट। तो बी इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी। आगे देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग स्टोरेज, ट्रू है बिल्कुल, बाकी पढ़ते ही नहीं। रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग कंडीशन इज वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, ट्रू। गवर्नमेंट की तारीफ तो कर ही देना, दोनों ठीक है। द शेयर ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज, फॉल्स, नहीं हुआ बल्कि डिक्रीज हुआ है एग्रीकल्चर में। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन 2015-16 इज 0.7, फॉल्स। 0.6 या उससे भी कम, तो शायद नहीं आने चाहिए, नहीं आएंगे। मेरे को जहां तक उम्मीद है एक आधा डेट्स के ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन, पर इतना डाटा रिलेटेड नहीं पूछेगा तो फिर हमें उसको स्किप भी करके। 38 देखो, वही तो कर रहा हूँ, एक दो सेशन रीजन कर लेते हैं, आ जाओ इसका पढ़ लो। इफ बोथ assertion रीजनिंग पे आ रहे हैं 46, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation, ठीक है। both assertion are correct and reason not correct explanation, A is correct और R is correct। information technology play an important role in the development of urban, गलत। रूरल के लिए हमने पढ़ा था इसके अंदर, नॉट रूरल डेवलपमेंट, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो डी होगा पहले, अगर फॉल्स हो गया तो, है ना, ठीक है ना ये बात, डी आ गया। अगला देखो 47, after independence there was an expansion in farm and non-farm output, income and employment, true। दोनों में थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन हुआ था। रूरल बैंकिंग हैज हेल्प्ड द फार्मर टू अवेल बेनिफिट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ये भी ट्रू है, बट आपस में कोई रिलेट नहीं कर रहे, तो बी होगा। तो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी ना, प्रोडक्टिव के लिए भी करती है और दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी करती है ना, तो इसकी वजह से सीधा उसको हिट नहीं करेगा, इसलिए मैं बी पे गया। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कोर एलिमेंट ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने कहा था। मोर देन 2/3, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए रीजन भी मेरे को मैच कर रहा है, इसलिए जरूरी है क्योंकि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, हमने क्लास यहीं से स्टार्ट करी थी। रूरल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। 49 देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव एमर्ज्ड टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, बिल्कुल करा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट थ्रिफ्ट इन द स्मॉल प्रमोशन, दोनों ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 50 देखो, rapid expansion of the banking system has a negative impact on rural farm, no। फिर तो पढ़ना ही नहीं, डी कर दें इसका। आगे 51, एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट हैव बीन क्रॉनिकल हाई, ये ट्रू है। देयर आर लॉट ऑफ फार्मर हु वर कंसीडर टू बी अ विलफुल डिफॉल्टर, बिल्कुल ट्रू। और बताओ, बस
एक बार ये पढ़ लो 61, 62, 63 ये और कर लो। कैप तो यही इतने ही करेंगे 61, 62, 63 अपने आप कर चलो।